Welcome to the biology class, student. In our previous class, we have discussed about the structure present in the alimentary canal, the structure of different organs. We have also discussed about the digestive glands present in digestive system and helps in the process of digestion. And today we are going to discuss about the mobility of gut, that is the processes which are involved in the डाइजेशन ऑफ फूड। स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बकल कैविटी में ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स कि वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पर आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस कि कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से एक्चुअल में डाइजेशन होता है। सो द डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स मैनी प्रोसेसेस एंड टेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस बाय देयर केमिकल ब्रेकडाउन और बाय देयर फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल केमिकल दोनों ही टाइप के ब्रेकडाउन होंगे। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोबिलिटी ऑफ गट? सो योर एलिमेंट्री कैनाल अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड into it with a very interesting concept or a very different type of movement, and that movement is called as peristaltic movement. Peristaltic movement के बारे में आपने पढ़ा होगा। So पहले ये समझ लेते हैं what actually the peristaltic movement is. So this peristaltic movement, all these things comes under mobility of gut। मतलब कौन कौन सी प्रोसेसेस जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of smooth muscles of alimentary canal in order to push the food in forward direction। ठीक है, ये ऐसी मूवमेंट होता है, ऐसा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जो एलिमेंट्री कैनाल में रेगुलरली होता रहता है। क्यों होता रहता है? जस्ट इन ऑर्डर टू पुश दैट फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा सके। ठीक है, आपने कभी ये चीज सोची है दैट हाउ योर फूड गोज इनटू योर स्टमक? आपका जो फूड है वो स्टमक में कैसे जाता है? या नॉर्मली कभी हम ले डाउन भी है या इन्वर्टेड है, दैट मीन्स यदि हम लेटे हुए हैं तो भी यदि हम फूड इनटेक करते हैं, सो दैट फूड गोज इनटू द स्टमक ओनली, वो स्टमक में ही जाता है। ठीक है, नॉर्मली यदि हम अपराइट सीधे खड़े हुए हैं तो उस टाइम पे तो हम ये सोचेंगे दैट इट कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट वॉट हैपन्स व्हेन वी आर ले डाउन और व्हेन वी आर इन्वर्टेड? जब हम इन्वर्टेड हो उस टाइम पे भी फूड जो है वो स्टमक में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द फोर्स दैट टेक्स दैट फूड इनटू द स्टमक ओनली? सिर्फ स्टमक में ही लेके जाए, बाकी दूसरी जगह नहीं हो। क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिनन है दैट योर फूड डज नॉट ट्रेवल्स इनटू योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यदि ग्रेविटी के इफेक्ट के अकॉर्डिंग होता तो जब आप इन्वर्टेड हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि आप कोई भी फूड आइटम ले रहे हैं या वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, सो दैट शुड नॉट गो टू योर स्टमक। आपके स्टमक में नहीं जाना चाहिए जब यदि आप उल्टे हो, लटके हुए हो तो। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि आपने उसको स्वेलो कर लिया, इट विल गो इनटू द स्टमक ओनली। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो द रीजन इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में?
सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है. सपोज ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है. इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अंदर फूड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो दो टाइप की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. तो दोनों में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा. दैट मीन्स एक रिदम वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से फूड को ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे. कैसे? तो ये यदि आपका फूड आइटम या बॉलस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो मसल्स इसके पीछे प्रेजेंट है, दे विल कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. एंड द मसल्स विच आर प्रेजेंट अहेड ऑफ इट, बोलस, सो दे एक्सपैंड्स देमसेल्फ, जिसकी वजह से फूड जो है वो अपने आप आगे की तरफ पुश होगा. एंड व्हेन इट गेट्स हियर, अगेन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस मसल्स रिलैक्सेस सो दैट द फूड गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके. अब इस चीज को यदि आपको समझना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, तो आप इसको ये समझ सकते हैं दैट इट इज अ वेव लाइक मोशन. कैसा मोशन होता है? एक वेव लाइक मोशन इस तरह से चलता रहता है, जिसकी वजह से फूड, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में, जिसकी वजह से फूड आगे पुश होते होते धीरे धीरे हमारे स्टमक तक पहुंचता है. मे बी पॉसिबल कि आपने ये फील किया हो. समटाइम्स व्हेन वी आर फीलिंग हंग्री एंड ड्रिंक्स वाटर, सो दैट वाटर स्टेज हियर फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वो पानी रुक जाता है ना. तो हमको पानी पीना रोकना पड़ता है. एंड देन वी वेट फॉर दैट वाटर टू रीच टू द स्टमक, कि वो स्टमक तक पहुंच जाए. सो एट दैट टाइम यू कैन फील दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. आप उस समय पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फील कर सकते हैं कि जैसे ही हमने पानी पिया, पानी यहाँ पे अटका हुआ, हम रुक गए. सो वी कैन फील दैट दिस वाटर इज गोइंग डाउन इनटू द स्टमक. सो दैट ओनली गोज डाउन विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, जो भी फूड आइटम या जो भी वाटर या जो भी आप ले रहे हैं, दैट ओनली गोज टू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज सीन इन एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. एंड दिस इज द ओनली रीजन फॉर मोबिलिटी ऑफ गट. गट की मोबिलिटी के लिए यही एक मात्र रीजन होता है, जिसकी वजह से फूड आगे फॉरवर्ड होता चला जाता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट विल हैपन विद द फूड एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के हर एक अलग अलग पार्ट पे फूड के साथ क्या होगा, दैट मीन्स हाउ इट ब्रोकन डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बकल कैविटी. बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अ कैविटी which is surrounded by lips and cheeks, and it has teeth and tongue present in that. हम ये स्ट्रक्चर तो जो है वो पूरा डिटेल कर चुके हैं. बट व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हिच ऑकर्स इन बकल कैविटी? बकल कैविटी में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, उनको देख लेते हैं. सो एट फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट टेक्स प्लेस इनटू द बकल कैविटी. सो व्हाट आर दीज टू टाइप्स? So the first is physical breakdown, and the second one is chemical breakdown. So what are the two different processes which are involved in physical breakdown and chemical breakdown? So we can say that mastication and the second process for chemical breakdown we are having salivary amylase. These are the two things which are responsible for physical and chemical breakdown of food into our buccal cavity. So what it is? Mastication of food. What actually mastication means? So we call this mastication as chewing in simple language. सिंपल लैंग्वेज में हम इसको चीविंग बोलते हैं. चीविंग का मतलब होता है फूड को चबाना. द फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. नॉर्मली वी ऑलरेडी नो दैट
we are holozoic organisms. That means we take in complex food or take in solid food into our body. हमारी बॉडी के अंदर solid food item लेते हैं. So in order to get them digest, we have to break them down into the smaller particles. हमें उन complex food substances को या जो hard food substances हमने लिए हैं, solid food substances लिए हैं, उसे कहीं ना कहीं break down करना होगा. And for that we will perform the mastication of food. उसके लिए हम mastication. So in the process of mastication, we breaks down food with the help of teeth. That is physical breakdown. इसमें सिर्फ physical breakdown होता है. ये जो different types of teeth present होते हैं हमारे buccal cavity के अंदर, जो कि हमने structure में discuss किए हैं, they perform different functions and they physically break down the food particles into very smaller particles. And then again, the salivary gland releases saliva that helps in the softening of that food item. The mucus is also secreted. That mucus lubricates the food item and also help them to adhere with each other. Not actually lubricates here, it helps it to adhere with each other. एक दूसरे के साथ थोड़ा उसको bind करने में help करते हैं. And your tongue also plays an important role in the process of mastication. क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मैस्टिकेशन में टंग का क्या काम है. सो टंग हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ द फूड आइटम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर जो आपकी टंग है वो फूड पार्टिकल्स को रोल करती रहती है रेगुलरली, ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको और फर्दर मैस्टिकेशन की जरूरत है उनको टीथ तक ट्रांसफर किया जाए, वो मैस्टिकेट हो, और जो ऑलरेडी मैस्टिकेटेड हो चुके हैं उनको अदर करके इट विल कन्वर्ट इनटू a very soft sphere-like structure, and that soft sphere-like structure is called as bolus. ऐसा फूड आइटम का एक sphere-like structure बना लेंगे जैसे अभी मैंने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बीच में आपको बताया था. So that sphere of finally grinded food item is called as bolus, and that bolus is formed with the help of tongue only. And the tongue also pushes that finely divided particles into the back end of your buccal cavity in order to deglutinate it, or in order to performance of a process called deglutition. Deglutition के लिए ये इसको आगे ट्रांसफर करता है. अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर डिग्लूटिशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्लूटिशन? सो इन कॉमन लैंग्वेज वी कॉल इट swallowing. ठीक है, हम इसको swallowing बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज को निगलने के लिए. तो नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड आइटम यहाँ बैक एंड ऑफ बकल कैविटी पे इकट्ठा होता है, एंड देन वी swallow इट. ठीक है, तो वो रोलिंग ऑफ टंग जो होता है, सो दैट बाय द रोलिंग ऑफ दैट टंग बोलस फॉर्म्स एंड देन द बोलस विल बी डिग्लूटिनेटेड और swallowed. ठीक है, इस तरह से वो फेरिंग्स तक ट्रांसफर किया जाता है. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन. इसी को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं. इसमें जो आपके इंसीजर, कैनायंस, प्रीमोलर, मोलर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं. इंसीजर फूड को कट करते हैं, कैनायंस उसकी टीयरिंग करते हैं, एंड देन प्रीमोलर्स उसको क्रश करते हैं, एंड मोलर्स उनको फाइनली ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि फाइनली बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं. एंड देन द बोलस फॉर्म्स एंड इट गोज टू द swallowing, that it goes to the pharynx. Then the next process is deglutition. ठीक है, जो next process है वो deglutition है. So that deglutition, it is the process of passing bolus. What actually bolus is? So it is the mass of soft food. ठीक है, तो वो जो soft food का mass है उसको esophagus के अंदर पास करने की जो प्रोसेस होती है, that process is called as deglutition or swallowing. उसी को हम swallowing भी बोलते हैं. So it goes to the esophagus through a cavity which is known as pharynx, and we already discussed about the pharynx, that it is a funnel shaped structure which receives the food item, जो food item को receive करेगा. So the food is pushed back into the epiglottis. At the same time epiglottis covers the glottis. ठीक है, और उसी टाइम पे जब डिग्लूटिनेशन होता है तो उस टाइम पे फूड एक बार के लिए वापस से पुश किया जाता है, वापस पुश होता है, एंड देन वी हैव टू swallow it. So that during that swallowing process, our glottis is covered with a flap-like structure, and that flap-like structure is called as epiglottis. ठीक है, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर करके रखेगा. तो यहाँ पे मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझा देता हूँ. मे बी पॉसिबल कि हमने जब
फेरिंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब इस चीज के बारे में डिस्कस किया हो, दैट दिस इज योर फूड पाइप, esophagus, and this is pharynx. So here we have a connection between your food pipe and your windpipe. आपके food pipe और windpipe के बीच में कनेक्शन होता है. So that connection, that junction is called as glottis. ठीक है? And that glottis also have a muscular small flap-like structure, and that flap-like structure is called as epiglottis. इसको हम epiglottis बोलते हैं. So what is the function of this epiglottis? So when we swallow that food item, so it should always go into the food pipe. It should not go into the windpipe. Suppose if it goes into the windpipe, so a very strong reflux will be created, and your body will throw out all the food item that is present in your buccal cavity. ठीक है? Why this happens? Because यदि फूड आपके विंड पाइप के अंदर एंटर कर गया एंड इफ इट गेट्स ब्लॉक्ड देयर, सो इट कैन ब्लॉक योर पैसेज ऑफ एयर एंड मे बी पॉसिबल दैट इट कैन लीड टू डेथ. इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. सपोज इफ योर विंड पाइप गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू द एंट्री ऑफ फूड. ठीक है? सो आवर बॉडी हैज दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस फॉर द prevention of entry of food into the windpipe. So when we swallow or when we perform the process of deglutition, this epiglottis covers up on the glottis like this. इस तरह से ये उस पे आके कवर हो जाता है and the food always goes into the food pipe. और इसी तरीके से food pipe जो है वो पूरी तरह से जाता है. तो यहाँ पे जो बोलस है, तो जब हम इसको पुश करते हैं अंदर की तरफ, तो ये एक बार के लिए थोड़ा सा एक रिफ्लक्स क्रिएट करके वापस ऊपर आता है. एंड एट दैट टाइम इट इज वेरी एसेंशियल दैट द फूड पाइप और द ग्लोटिस इज क्लोज्ड. उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि ग्लोटिस जो है वो क्लोज रहे. इसीलिए आपको पेरेंट्स रेगुलरली बोलते हैं कि जब आप फूड एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी में, जब आप खाना खा रहे हैं, सो योर फोकस ऑन शुड बी ऑन योर फूड, नॉट ऑन योर मोबाइल और not on your TV, because this can occur if you are not aware of it. ठीक है? So that can create a problem with you. So this is the process of swallowing. The bolus further passes down through the esophagus by a successive wave-like structure, and that wave-like structure is called as peristalsis. We have already discussed about the peristaltic movement in the previous class also, and right now also. So that wave-like motion helps that esophagus to carry the food item to the stomach. And then we also know that this particular part, esophagus is connected to stomach in forward direction, and this esophagus also have muscular inspector present over here, which is called as gastroesophageal inspector, जिसको हम gastroesophageal inspector भी बोलते हैं. So that gastroesophageal inspector is present over here and helps to regulate the entry of food into the stomach. Food को stomach में enter कब करवाना है उसकी entry को भी regulate करता है. Plus once the food item gets into the stomach, so it will not come back to the esophagus. That's why this inspector is present here, ताकि जो food यहाँ आ गया है वो वापस पीछे की तरफ ना जाए. Because once the food enters into the stomach, now it got acidified. वो acidified हो चुका है because of the presence of HCl over there. So if that again goes into the esophagus, that can create irritation. उसकी वजह से irritation हो सकता है, जलन होने लगती है, and that at that condition we call it acidity. Acidity की एक problem होती है. So this is very important, gastroesophageal inspector. ठीक है? So these are the two processes which are performed by buccal cavity, and one more thing is also there in buccal cavity. The digestion also occurs, the chemical digestion also occurs. So we will discuss about the chemical digestion in the next topic. Before that, peristalsis movement is given. So we have discussed the peristaltic movement. So let's get directly to the mechanism of digestion. Okay, what kind of digestion takes place into the buccal cavity? In this particular topic we will discuss about the chemical processes. हम chemical processes के बारे में discuss करेंगे. Physical processes हमने discuss कर लिया है.
in physical processes we will have mastication and the second thing deglutition. These are the two processes, that means chewing of food and swallowing of food हम discuss कर चुके हैं. And for chemical breakdown we will discuss about the mechanism of digestion, and that will involve chemical digestion of food by salivary amylase. Okay, so let's discuss what is chemical digestion. So in human being the digestion of food starts from the buccal cavity itself. The chemical breakdown also starts from the buccal cavity itself, and this buccal cavity has some special glands which are called as salivary glands, and they are present in three pairs. We already discussed about these three pairs. These are parotid glands, submaxillary glands and submandibular glands. ये तीन पेयर में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. So what they actually helps? So they help in releasing of an enzyme, and that enzyme is known as salivary amylase. Salivary amylase is a heterolytic enzyme. The saliva secreted into the oral cavity contains some electrolytes. Electrolytes may be sodium, potassium, and chlorine and bicarbonate ions present with it. So this is secreted in the form of a water-like fluid, and that will contain these electrolytes plus that enzyme also. It contains two enzymes, salivary amylase and lysozyme. Mainly, the main function is performed by salivary amylase. So the main function is performed by salivary amylase, and what function it performs? So this salivary amylase helps into the breakdown of that starch present in the food. And help it to break down into the simpler sugars. ठीक है. ये जो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, salivary amylase इस पे अटैक करता है और इसको सिंपलर फूड सब्सटेंसेस, सिंपलर शुगर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एज वेल. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन, एंड it convert, or this salivary amylase help to convert the 30% of starch present into the food. जो फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है उसका 30% पार्ट salivary amylase के थ्रू हमारे बकल कैविटी में ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द रिमेनिंग 70% इज डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Because salivary amylase do not works in stomach because of acidic pH present there. क्योंकि वहां पे acidic pH होता है, इसलिए ये जो salivary amylase है ये acidic pH पे काम नहीं करता. लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर इंटेस्टाइनल amylase प्रेजेंट होता है, एंड दैट अगेन हेल्प्स टू ब्रेक दैट रिमेनिंग 70% ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज. ठीक है. यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी टू चेक दिस आउट वेदर दिस process occurs in our body or not. Maybe possible you have a field or not, so you can perform this activity to check it out. Have you ever masticated a bread itself? आप कभी भी एक ब्रेड को आपने masticate किया है माउथ में? Only bread, nothing else. ठीक है. एक सिर्फ ब्रेड लें, आप उसको masticate करें थोड़ी देर के लिए अपने बकल कैविटी में, and when you masticate it for some time you will feel that it starts tasting स्वीटर. यानी कि शुरू में वो थोड़ा आपको बिल्कुल एकदम फीका लगेगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, बट व्हेन यू मैस्टिकेट इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप इसकी च्यूइंग परफॉर्म करेंगे, थोड़ी देर के बाद अचानक से आपको एक स्वीट टेस्ट जो है वो फील होने लगेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्वीट टेस्ट? सो द रीजन बिहाइंड दैट स्वीट टेस्ट इज ओनली द कन्वर्जन ऑफ 30% ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज. क्योंकि वो जो 30% स्टार्च उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसमें से 30% स्टार्च अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, एंड वी नो दैट ग्लूकोज फील्स स्वीट इन टेस्ट. ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है. सो अवर टेस्ट बर्ड विल रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड गिव यू एन रिकॉग्निशन अबाउट द स्वीट टेस्ट. सो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस. एक्चुअल में ये प्रोसेस होती है. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो. सो
this is the work. And what is the function of lysozyme? So lysozyme acts as antibacterial agent. लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है? इट विल एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट. दैट मीन्स इट विल हेल्प टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड. जो फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी वजह से आपको कोई जो इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं उनको ये रोकने का काम करता है. ठीक है. देन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्टमक? सो इन स्टमक द डाइजेशन, द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इज quite complex one. What happens there? So food remains in the stomach for about 4 to 5 hours. 4-5 घंटे के लिए फूड जो है वो स्टमक के अंदर स्टोर्ड रहेगा एंड इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर फूड टेम्पररीली ये फूड को स्टोर करने का काम भी करता है. इंटरनल म्यूकोसा ऑफ स्टमक contains gastric gland. We have discussed about the gastric gland in the previous lecture, which mainly comprises of 3 types of cells. 3 टाइप के सेल्स इसमें रहेंगे, म्यूकस सेल, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल. तीनों के फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए हैं. म्यूकस सेल विल हेल्प टू रिलीज द म्यूकस in order to lubricate the stomach lining or in order to protect the stomach lining from the presence of acid. जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उससे बचाने के लिए म्यूकस लाइनिंग वहां पे प्रेजेंट होती है. The second, chief cells. So these chief cells are responsible for secreting proenzyme, and that proenzyme is pepsinogen. Pepsinogen enzyme ये प्रोड्यूस करती है. वही pepsinogen enzyme जैसे ही स्टमक में जाएगा, so due to the presence of HCl, it gets converted into its activated form, that is pepsin. ये pepsinogen precursor form है. ठीक है. ये जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस पेप्सिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज अ टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. सो द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पेप्सिन एंजाइम व्हिच इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स प्रेजेंट इन द stomach, gastric glands of stomach. Then we are also having the third type of cell, and that third type of cell is called as parietal cell, which helps in secreting HCl. ये HCl secrete करने में help करती है. H plus और Cl negative ions secrete करती है, and these both ions combines to form HCl, and this also help in release of some intrinsic factors such as vitamin B12 in order to get your digestion going, because vitamin B12 helps in the process of digestion as well. So both these functions are performed by parietal cells. Food is slowly released into the released from the stomach in a small quantities into the small intestine. 4-5 घंटे जब ये स्टोर हो जाए तो उसके बाद नॉर्मली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्टमक से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो फूड आइटम है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आइटम है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन किया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग. इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? सो वी कॉल इट एज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग. गैस्ट्रिक मीन्स योर स्टमक एंड एम्पटीइंग इज द प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग द सब्सटेंसेस, जिसमें सब्सटेंसेस अनलोड होते हैं. अनलोड होते हैं मतलब ट्रांसफर किए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि खाली किया जाता है. तो यहाँ पे आपका स्टमक जो है वो खाली होता है. धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटीज में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आइटम है उसको पास ऑन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि उसका फर्दर डाइजेशन हो सके और उसको एब्जॉर्ब किया जा सके. ठीक है. सो दिस गोस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन where the further digestion and absorption takes place. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice secreted in the stomach by churning movement. ठीक है. फूड के अंदर या स्टमक के अंदर एक और प्रोसेस होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज churning movement. May be possible that you have already heard about the churning movement, but let us discuss what actually churning movement is. So sometimes you feel when you are very hungry. So in starting it feels irritation in your stomach that gives you a signal that we are hungry and we need some food to take on. ठीक है. एक इरिटेशन हमारे स्टमक में होता है जिससे हमें ये समझ में आता है कि भूख लग रही है, हमें कुछ खा लेना चाहिए. ठीक है. But what happens when you do not take food after that signal also?
उस सिग्नल के बाद भी यदि आप थोड़े और टाइम तक फूड नहीं लेते हैं, नॉर्मली आप यदि सुबह 11 बजे भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और यदि आपने 12 बजे तक भोजन नहीं किया, सो एट दैट टाइम इरिटेशन विल इंक्रीजेस, इरिटेशन बढ़ता जाएगा, हम बोलेंगे कि भूख बहुत तेज लग रही है। एंड आफ्टर दैट, यानी कि 1 घंटा और निकल गया, तो उसके बाद आपको क्या होगा, 12 बजे के लगभग तक स्टमक में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सा फील होगा, क्रैम्प्स फील होंगे, ऐसा लगेगा दैट योर स्टमक इज contracting and relaxing with a very huge power. So we call it as कि चूहे कूद रहे हैं, पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, इतनी तेज भूख लग रही है। So there is nothing type of चूहे in your stomach, है ना, स्टमक में ऐसा कुछ नहीं होता कि चूहे हैं या कुछ है। What actually it is, so it is churning movement, वो churning movement होता है। What churning movement is कि नॉर्मली जब आप अपने नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग यदि अपना खाना खा लेते हैं, सो योर बॉडी हैज मेंटेन इट्स बायोलॉजिकल क्लॉक, वो उसी के अकॉर्डिंग कि हाँ ठीक है, नॉर्मली हम 11 बजे खाना खाते हैं तो उसके आसपास हमें इरिटेशन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो मैस्टिकेशन के दौरान हमने फूड को सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, वो स्टमक तक चले गया। स्टमक में फिर क्या होगा कि केमिकल डाइजेशन के साथ में एक फिजिकल प्रोसेस और होती है, जिसमें फूड आइटम जो कि वैसे ही फाइनली ग्राइंडेड है, उनको और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट। व्हाट एक्चुअली चर्निंग मूवमेंट इज, सो चर्निंग मूवमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर स्टमक वॉल। आपकी स्टमक वॉल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एंड अगेन रिलैक्सेस एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अगेन रिलैक्सेस। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में डेली होता है जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद। बट वेन वी हैव फूड इन टू अवर स्टमक, सो दैट डज नॉट फील्स टू अस दैट आवर स्टमक इज हैविंग चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। जब फूड उसके अंदर प्रेजेंट है तो चर्निंग मूवमेंट हमें फील नहीं होता है। वो क्या करता है, तो फूड पे रेगुलरली फूड को प्रेशराइज करता है ताकि वो और स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो सके। बट जिस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया है, योर स्टमक इज एम्प्टिंग, सो दैट कॉजेस क्रैम्प्स इन योर स्टमक। कि जब वो चर्निंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी में फील होगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि अब तो भूख बहुत ज्यादा तेज लगी हुई है, ठीक है। और यदि आप उसके बाद भी खाना नहीं खाते हैं, सपोज कि हमने उस टाइम पे भी खाना नहीं खाया, हम किसी काम में बिजी, तो वो जो चर्निंग मूवमेंट है वो होने के बाद थोड़ी देर बाद यदि आप खाना खाते भी हैं तो आप उतने अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। आप ने लोगों को बोलते हुए सुना होगा। So what happens कि जो भी प्रोसेसेस डाइजेशन के लिए होनी चाहिए थी जिस टाइम पे, वो एक्चुअली परफॉर्म हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका फिर जो फूड इंटेक का जो इम्पल्स आता है हाइपोथैलेमस से, वो बहुत कम आएगा, यानी कि उतना इंटेंस नहीं होगा। तो आप खाना खाएंगे लेकिन आप उतना खाना या तो नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, या फिर आप उतने अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज churning movement, and it helps to break the food particles present in acidic pulpy mass called as chyme। वो जो फूड के अंदर जो फूड ब्रेक डाउन हो चुका है उसको हम काइम बोलते हैं फिर, ठीक है। एंड दिस एंजाइम ऑफ स्टमक्स ऑल्सो हेल्प्स इन दिस पर्टिकुलर एक्शन। वहां पे एंजाइम जो है स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो और भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर दीज एंजाइम and what function they perform in the process of digestion? So we will discuss about these things in the next lecture. Till then, work hard and enjoy your studies. Thank you, students.